Hello students, welcome to SS class and we were doing chapter number 9, that is the machine age. I told you the age in which we are living is called machine age. We are using several machines daily. Okay beta. Now when the machine age begins, I told you before that the earlier 20th century and sometimes the late 19th century is called the beginning of machine age. Before that, beta, manpower and animal power were sources of energy. Then, beta, James Watt, a scientist, invented steam engine. इसने steam engine invent किया था 1769 में. उसके बाद बेटा कुछ डिकेड्स बाद जॉर्ज स्टीफनसन इन्वेंटेड लोकोमोटिव इंजन. आई टोल्ड यू व्हाट इज लोकोमोटिव इंजन. जो इंजन ट्रेन के डब्बों को खींचता है, ठीक है, या ट्रेन को खींचता है, उसे लोकोमोटिव इंजन कहते हैं. इसके बाद ही रेल ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ फादर ऑफ रेलवे, हु जॉर्ज स्टीफनसन. ओके, नाउ वी विल रीड फर्दर. अब हम आगे पढ़ेंगे. द रेलवे इंजन वॉज डेवलप्ड इन 1814. जो रेलवे इंजन था वो 1814 में बना था. On 27 September 1825 the first public passenger train ran on a track. मतलब बेटा 27 सितंबर 1825 को पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी ट्रैक पे. द इंजन वॉज ऑल्सो यूज्ड इन सेलिंग शिप. और ये जो स्टीम इंजन था ये सेलिंग शिप्स में भी यूज किया गया. In 1815 the first steam ship sailed between Glasgow and Liverpool in England. अब 1815 में जो पहली स्टीम इंजन की जो शिप थी वो सेल हुई ग्लासगो से लेकर लिवरपूल तक, जो कि इंग्लैंड में है. ये जगह के नेम है बेटा, ठीक है. नाउ वन क्वेश्चन इज गिवन. फाइंड आउट व्हेन द फर्स्ट ट्रेन वाज स्टार्टेड इन इंडिया. विच स्टेशन डिड इट कवर. तो बेटा पता लगाओ कि फर्स्ट ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में. इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी. राइट डाउन 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में. विच स्टेशन डिड इट कवर. उसने कौन कौन से स्टेशन कवर किए थे. बॉम्बे टू थाने, ठीक है, बॉम्बे से लेके थाने तक. In India, before the introduction of diesel engines, locomotive engines were used in railways. अब रेलवे में बेटा डीजल इंजन के आने से पहले लोकोमोटिव इंजन्स का यूज होता था. लोकोमोटिव इंजन्स में पहले तो स्टीम यूज हुआ, उसके बाद कोल का यूज हुआ, ठीक है, चलाने के लिए इसको. उसके बाद ग्रेजुअली पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स वर इन्वेंटेड फॉर रेलवे, शिप, एरोप्लेन एंड ऑटोमोबाइल्स. अभी फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, पेट्रोल और डीजल इंजन का इन्वेंशन हुआ, यानी डीजल और पेट्रोल इंजन बने रेलवे के लिए, शिप्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए और ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल क्या होता है. ऑटो रिक्शा, कार, जीप, ये सारे क्या है, ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है बेटा. नाउ वी विल रीड अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है औद्योगिक क्रांति. मतलब इंडस्ट्रीज कब से हमारी स्टार्ट हुई, ठीक है. तो इंडस्ट्रीज स्टार्ट होने से पहले लोग क्या है, छोटे छोटे टूल्स का यूज करके वर्क करते थे, काम करते थे, जिनको क्या बोलते थे, जिनको क्राफ्ट्स पीपल. क्या बोलते थे, क्राफ्ट्स पीपल, यानी कारीगर बोलते थे. फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ. कब हुआ, आओ देखें. Before the advent of industrial revolution, most people resided in small rural communities where their daily existence revolved around farming. बेटा देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आगमन से पहले या आने से पहले लोग रहते थे छोटे छोटे ग्रामीण समुदाय में, जहां उनका जीवन फार्मिंग के चारों तरफ घूमता था, यानी वो खेती करते थे, तो खेतों में ही उनका जीवन बीत जाता था, खेती करते करते ही, ठीक है. लाइफ फॉर द एवरेज पर्सन वॉज डिफिकल्ट एज द इनकम वॉज मेग्र. तो जो एवरेज पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, उनकी लाइफ बहुत ही, उनका जीवन बहुत ही मुश्किल था, डिफिकल्ट था, क्योंकि जो उनकी इनकम थी, जो उनके इनकम जो कमाई थी वो बहुत ही कम थी. मेग्र मीन्स कम, ठीक है. मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग वॉज डन एट होम यूजिंग हैंड टूल्स और सिंपल मशीन्स. और ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स ज़्यादातर जो सामान मैन्युफैक्चर यानी बनाया जाता था वो घर में बनाया जाता था, छोटे छोटे टूल्स यूज़ करके, छोटे छोटे हैंड टूल्स औजारों को या सिंपल मशीन्स यूज़ करके. बट द स्टीम इंजन मेड इट पॉसिबल टू रन बिग मशीन्स. लेकिन स्टीम इंजन ने
संभव कर दिया बड़ी बड़ी मशीनों का चलाना, ठीक है, को चलाना। विच प्रोड्यूस्ड गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, जो कि गुड्स प्रोड्यूस करने लगी बड़ी बड़ी लार्ज क्वांटिटी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड्स यानी सामान प्रोड्यूस होने लग गया, यानी बनने लगा मशीनों से, ठीक है। तो मशीन कब शुरू हुई? स्टीम इंजन के डिस्कवरी के बाद मशीनों का, बड़ी बड़ी मशीनें चलनी पॉसिबल हो गई, जिससे ज़्यादा मात्रा में सामान बनने लग गया, ठीक है। मशीन मेड गुड्स वर चीपर, ड्यूरेबल एंड बेटर क्वांटिटी। मशीन से जो सामान बनता था वो चीपर था, चीपर मतलब बेटा सस्ता था, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ था और अच्छी क्वालिटी का था। आफ्टर दैट मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन इंग्लैंड, उसके बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हुई यानी स्थापित हुई या बनी इंग्लैंड में। This period of sudden increase in production in England in the middle of 18th century is called Industrial Revolution. बेटा ये एकदम से अचानक से ये जो समय था जब सडन मीन्स अचानक से इंक्रीज यानी बढ़ोतरी हुई प्रोडक्शन में, उत्पादन में इंग्लैंड में, कब हुई? मिडल ऑफ 18th सेंचुरी के मिड में हुई। इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बन गया बेटा इधर, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो व्हाट विल यू से? द पीरियड ऑफ सडन इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इसका आंसर है बेटा। नाउ वी विल रीड अबाउट असेंबली लाइन प्रोडक्शन एंड इट्स एडवांटेज। असेंबली लाइन प्रोडक्शन और उसके एडवांटेज, लाभ के बारे में पढ़ेंगे। अब व्हाट इज असेंबली लाइन प्रोडक्शन? देखो, असेंबली लाइन प्रोडक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स बाय यूजिंग मशीन्स एंड देन ऑल दीज पार्ट्स आर असेंबल्ड टुगेदर ऑन ए सेपरेट असेंबली लाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि जो एक आर्टिकल है, जो भी एक सामान है, उसके अलग अलग पार्ट्स डिफरेंट यूनिट्स में बनते हैं, यानी अलग अलग विभागों में बनते हैं, अलग अलग मशीनों द्वारा बनते हैं। फिर सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके असेंबल किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है एक साथ असेंबली लाइन, अलग से असेंबली लाइन पर क्या बनाने के लिए? एक प्रोडक्ट, एक चीज बनाने के लिए या एक गुड बनाने के लिए, एक सामान बनाने के लिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल द टायर्स ऑफ अ कार आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन यूनिट, द ट्यूब्स इन अनदर यूनिट, द बॉडी इन अनदर यूनिट एंड सीट्स इन डिफरेंट यूनिट। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक हमने ऑब्जेक्ट बनाई, एक हमने प्रोडक्ट बनाई कार, गाड़ी, तो उसका क्या हुआ? उसके टायर तो एक यूनिट में बने, ठीक है, फिर ट्यूब दूसरे यूनिट में बनी, यूनिट होती है विभाग, ठीक है, फिर उसकी जो बॉडी है वो अलग यूनिट में बनी और उसकी सीट है वो अलग यूनिट में बनी या अलग इंडस्ट्री ने बनाई। फिर सारे मिलाकर इट मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार आर मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। मतलब इसका मतलब ये है कि जो कार के अलग अलग पार्ट्स है वो अलग अलग यूनिट्स में बने और अलग अलग मशीनों द्वारा बने। All these parts are then assembled on a single assembly line. फिर ये सारे पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं किस पर? सिंगल असेंबली लाइन, मतलब एक असेंबली लाइन पर जोड़े जाते हैं। अब फिर उसके बाद जोड़कर क्या बन गया? वो कौन सी प्रोडक्ट बन गई? कार बन गई, है ना। तो इसे कहते हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन। द बेनिफिट्स ऑफ असेंबली लाइन प्रोडक्शन आर एनॉर्मस। बेटा उसके जो बेनिफिट्स यानी फायदे हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन के, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं उसे। प्रायर टू असेंबली लाइन प्रोडक्शन गुड्स वर ऑफन मेड वन एट ए टाइम एंड वर नॉट आइडेंटिकल। प्रायर मतलब पहले, असेंबली लाइन प्रोडक्शन से पहले गुड्स बनते थे, एक गुड बनता था यानी एक चीज़ बनती थी एक टाइम में, और फिर वो एक जैसे भी नहीं होते थे। कई अगर चीज़ें बनानी है तो वो एक जैसी, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी नहीं होती थी, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी। बट नाउ परफेक्टली आइडेंटिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ मास स्केल। लेकिन आजकल क्या है, एक जैसे गुड्स, एक जैसी चीज़ें बनाना आसान हो गया बड़ी क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। Another benefit is that when a person does a specific type of work repeatedly, he develops special skill and more efficiency in doing that work, so the quality of goods become better and more goods can be manufactured in less time. तो बेटा
इससे दूसरा फायदा ये हुआ कि जब एक पर्सन एक खास काम को रिपीटेडली यानी बार बार करता है तो उसमें स्पेशल कोई खास स्किल डेवलप हो जाती है, मतलब खास वो योग्यता डेवलप हो जाती है कि वो ढंग से उस काम को करता है और उस चीज को बनाने की जो क्वालिटी होती है वो दिन पर दिन बेटर हो जाती है। मतलब बार बार एक ही चीज को बनाएगा तो सफाई ज्यादा आती जाएगी उस चीज को बनाने में। और पॉसिबल हो गया मोर गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन लेस टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनने लगे कम टाइम में। ठीक है, सामान बनने लग गया कम टाइम में। किस वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। दस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा सामान कम टाइम में बनने लग गया तो इसीलिए उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, मतलब कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब कॉन्वेंशनल सोर्सेस कौन सी हैं? नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो रिन्यू नहीं कर सकते, जो एक बार खत्म हो जाएंगे वो सोर्सेस हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसे सोर्सेस को हम कॉन्वेंशनल सोर्सेस या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे बेटा विच हैव बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से हम यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, मिनरल ऑयल है, ये सारे क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस या कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एग्जांपल है कॉन्वेंशनल सोर्स या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। कोल पहला एग्जांपल है कोल। कोल इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बहुत बड़ा सोर्स है कोल एनर्जी का। ठीक है, स्रोत है, कोल होता है कोयला। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर एंड अदर डोमेस्टिक वर्क, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है पावर जनरेशन यानी बिजली बनाने में और घरेलू काम करने में। अर्लियर इट वॉज ईजी टू फाइंड कोल इजीली अंडर द अर्थ सरफेस, बट ड्यू टू एक्सेसिव माइनिंग इट्स डिपॉजिट्स हैव गॉन डीपर इनसाइड द अर्थ। बेटा पहले तो क्या होता था, ये कोल मिलना बहुत ही आसान होता था, ये ऊपर ही अर्थ के सरफेस के ऊपर ही मिल जाता था। लेकिन अब ज्यादा उसको माइनिंग करने के बाद, ज्यादा उसको यूज करते हैं तो ज्यादा निकाल लिया, जिसकी वजह से वो उसकी जो भंडार थे, उसके जो डिपॉजिट्स थे वो बहुत गहराई में चले गए अर्थ की। ठीक है, टेकिंग आउट ऑफ कोल फ्रॉम डीप माइंस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिस्की एज वेल। तो बेटा कोल डीप माइन से, बहुत गहरी माइन से निकालना, माइन होता है खाद से, खान। ठीक है, खान से निकालना एक तो टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, और रिस्की मतलब खतरनाक भी था। कैसे बेटा? बहुत ज़्यादा गहराई में, क्योंकि गैस बनती है, पॉइजनस गैस बनती है और पानी भी होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गहराई में से कोयला निकालना मुश्किल होता था। बिसाइड्स दैट बर्निंग कोल क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्मोक एंड कॉजेस एयर पोल्यूशन। इसके साथ साथ क्या था बेटा? इसके अलावा कोल को जलाने से बहुत ज़्यादा स्मोक उठता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है, एयर दूषित होती है। सो साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू डिस्कवर अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसलिए साइंटिस्ट अल्टरनेटिव मतलब उसके विकल्प में सोर्सेस ढूंढ रहे हैं, एनर्जी के खोज रहे हैं जिसका वो यूज कर सके ताकि एयर पोल्यूशन कम हो। जैसे उसका विकल्प ढूंढ लिया है सोलार एनर्जी। आजकल सोलार एनर्जी यूज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। स्कूल में सोलार पैनल लगे हुए हैं, देखे थे? तो उससे क्या होता है, नीचे बैटरी रखी हुई है एक रूम में, देखी होंगी तुमने, तुम्हारे विंग में रखी हुई है। तो सोलार पैनल लगे हुए हैं, उससे क्या है, सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वो स्टोर होती है बैटरीज में, और जिनसे हम लाइट और पंखे चला सकते हैं स्कूल में। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लिया है एनर्जी का। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट अवर नॉन रिन्यूएबल सोर्स और कन्वेंशनल सोर्स इज मिनरल ऑयल। अगला है मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल। मिनरल ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दीज डेज। तो आजकल बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मिनरल ऑयल। क्योंकि आजकल गाड़ियां देखो, सबके पास गाड़ियां हैं, बाइक है, स्कूटी है, ठीक है, तो उनमें उसमें तेल की जरूरत होती है, पेट्रोल डीजल, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? मिनरल ऑयल से। इट वॉज डिस्कवर्ड इन यूएसए इन 1857। अब ये कब, इसकी खोज कब हुई थी? यूएसए में इसकी खोज हुई थी, यूएसए में, और 1857 में। किसकी? मिनरल ऑयल की। इट इज ड्रिल्ड आउट ऑफ ऑयल वेल्स एंड कॉल्ड क्रूड ऑयल व्हेन रॉ। अब ये ड्रिल्ड आउट मतलब निकाला जाता है ऑयल वेल्स यानी ऑयल के कुओं से
गहराई में मिलते हैं, कुएं खोदे जाते हैं, वहां से निकाला जाता है। जब वो निकाला जाता है उसको क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल कहते हैं, और वो रॉ फॉर्म में होता है यानी कच्चा होता है वो, ठीक है। इट इज रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरीज एंड वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम इट। तो बेटा ये रिफाइंड किया जाता है ऑयल रिफाइनरीज, फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में। रिफाइंड मतलब साफ किया जाता है, और उससे फिर साफ करके वेरियस अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, अलग अलग चीजें बनती हैं। कौन कौन सी? जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इससे मिलता है, ऑब्टेन होता है मतलब इनसे मिलता है। Gottlieb Daimler, a German scientist, invented the petrol engine in 1886। अब Gottlieb Daimler था, एक जर्मन साइंटिस्ट था, ये जर्मनी का था, जिसने इन्वेंट किया, जिसने बनाया पेट्रोल इंजन। कब बनाया? 1886 में, क्योंकि 1857 में तो मिनरल ऑयल डिस्कवर हुआ था। उसके बाद फिर उसको रिफाइन करके कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में निकाला उसमें से, ठीक है, उसमें से मिला मिनरल ऑयल से। उसके बाद गॉटलिब डेमलर ने क्या बनाया? जो कि जर्मन का साइंटिस्ट था, पेट्रोल इंजन बनाया 1886 में, ठीक है बेटा। नाउ लेटर ऑन अनदर जर्मन इंजीनियर, लेटर मतलब बाद में, एक और जर्मन इंजीनियर था, रिडोल्फ डीजल, इन्वेंटेड द डीजल इंजन। उसके बाद बेटा एक जर्मन इंजीनियर था, रिडोल्फ डीजल, जिसने डीजल इंजन बनाया था। जिसने क्या बनाया था? डीजल इंजन। दीज डेज इन ऑलमोस्ट ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पेट्रोल और डीजल आर यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आजकल बेटा सारे जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब जो यातायात के साधन हैं, उसमें पेट्रोल और डीजल यूज होता है, ठीक है, उनको चलाने के लिए। डीजल इज चीपर देन पेट्रोल, डीजल चीपर है पेट्रोल से, यानी डीजल सस्ता है पेट्रोल से। अब एक नॉलेज बाइट दी हुई है, इसको और देख लो। द बेस्ट क्वालिटी डस्ट फ्री पेट्रोल कॉल्ड व्हाइट पेट्रोल या एविएशन फ्यूल इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द ऑर्डिनरी पेट्रोल। तो बेटा एक बेस्ट क्वालिटी का डस्ट फ्री, ठीक है, डस्ट फ्री, डस्ट क्या होता है? धूल मिट्टी से जो फ्री होता है वो पेट्रोल, जिसको हम व्हाइट पेट्रोल कहते हैं या एविएशन फ्यूल कहते हैं, वो एरोप्लेन्स में यूज होता है उनको चलाने के लिए। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द ऑर्डिनरी पेट्रोल, जो हम ऑर्डिनरी पेट्रोल गाड़ियों वगैरह में यूज करते हैं, उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा महंगा है ये व्हाइट पेट्रोल, जो कि एरोप्लेन्स में यूज होता है। तभी तो एरोप्लेन्स का किराया कितना महंगा है, महंगा है ना। कोल एंड मिनरल ऑयल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। अब कोल और मिनरल ऑयल को फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि बेटा ये जो प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट है ना, और जो मर जाते हैं और जमीन में क्या है, दफन हो जाते हैं, और फिर हजारों लाखों साल लगते हैं कोल और मिनरल ऑयल बनने में, तो इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहा गया है। द यूज ऑफ बोथ कॉजेस एयर पोल्यूशन, इन दोनों के यूज से एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि देखो कोल जलाते हैं तब भी स्मोक, कोयला, कोल मतलब कोयला, और मिनरल ऑयल यानी पेट्रोल डीजल से भी धुआं निकलता है, तो धुएं से एयर पोल्यूशन होता है, एयर दूषित होती है। दे आर एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब ये एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एग्जॉस्टिबल मतलब बेटा कुछ जो खत्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ जो एक दिन खत्म हो जाएगा। अब ये कोल है, मिनरल ऑयल है, ये तुम्हें पता है जमीन में नीचे से मिलते हैं, ठीक है, कोल की भी खान है, मिनरल ऑयल के कुएं हैं, लेकिन अगर ये इनमें से खत्म हो जाएगा तो इनको बनने में दोबारा से हजारों लाखों साल लगेंगे, ठीक है, इसीलिए ये एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एग्जॉस्टिबल मीन्स खत्म हो जाना, ठीक है। ओके बेटा, रीड अप टू हियर एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।